नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत समय प्रबंधन के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे। वास्तव में किसी भी शैक्षिक संस्थान में बालक जब जाता है तो वह शैक्षिक संस्थान उस बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रयासरत रहता है। इन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन में एक नियमितता, एक समयबद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता होती है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान तो दिया ही जाए, साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों पर भी संतुलित रूप से ध्यान दिया जाए। वो चाहे उसका संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, इन सभी पक्षों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए इनके संबंध में भी विभिन्न प्रकार के आयोजन आयोजित किए जाए, गतिविधियां आयोजित की जाए, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराई जाए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इन सभी गतिविधियों में कैसे बेहतर तालमेल बैठाया जाए, कैसे उनके वरीयता क्रम को निर्धारित किया जाए, किस प्रकार पाठ्यक्रम में रखे गए इन सभी विषयों पर, इन सभी पक्षों पर आधारित विषय वस्तु को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए विद्यालय में समय प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग इस समय प्रबंधन के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करें कि वास्तव में समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। समय प्रबंधन के उद्देश्यों की बात की जाए तो बालक के लिए जो कुछ भी पाठ्यक्रम किसी कक्षा के लिए, किसी वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है, उसे पूरा करने के लिए उस शैक्षिक संस्थान के पास, उस विद्यालय के पास समय पहले से निश्चित होता है, निर्धारित होता है। उस निर्धारित समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा करना ही करना। तो उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, निश्चित समय पर पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न अंशों को कितना समय दिया जाना है, कब उन्हें पूरा किया जाना है, इसकी योजना समय प्रबंधन के अंतर्गत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और उस समय प्रबंधन का वास्तविक स्वरूप, जिसके आधार पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती है, समय सारणी के रूप में हम लोगों के सम्मुख होती है। पाठ्यक्रम में जो कुछ भी विषय, क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, उनके सापेक्षिक महत्व अलग अलग है और इन सापेक्षिक महत्व के आधार पर ही उन्हें वरीयता दी जाती है और उस वरीयता के आधार पर ही उसके लिए कालांश निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए समय अवधि निर्धारित की जाएगी। किसी भी शैक्षिक संस्थान, विद्यालय के पास जो उसके मानवीय संसाधन होते हैं, जो उसके शिक्षक होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो उन योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार उन्हें कार्य मिले, उन्हें समुचित रूप से कार्य मिले, उनके मध्य कार्य का सही तरीके से विभाजन किया जाए, इसके लिए भी समय सारणी
बनाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। विद्यालयों के पास जो भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन संसाधनों की भी सीमितता होती है, जैसे कि पुस्तकालय, खेल कूद का मैदान, और अध्यापक भी अलग अलग विषयों के सीमित ही अध्यापक होते हैं। तो इन संसाधनों, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन, इनका अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए भी समय सारणी बनाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। समय सारणी के विभिन्न प्रकारों पर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि कक्षावार समय सारणी, यानी अलग अलग कक्षाओं के लिए कौन कौन सी समय सारणी है, समय सारणी का स्वरूप क्या है। अध्यापक वार समय सारणी, अलग अलग अध्यापकों का कार्य विभाजन, कार्य बंटवारा, इस आधार पर जिस समय सारणी का निर्माण किया जाए वो अध्यापक वार समय सारणी होगी। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कब कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित करनी है, कैसे आयोजित करनी है, उसको कितना समय दिया जाना है, इसके आधार पर जो समय सारणी बनाई जाए वो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी होगी। अध्यापकों के रिक्त घंटों की समय सारणी, प्रत्येक अध्यापकों को समुचित रूप से अवकाश, उन्हें विश्राम प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता निरंतर एक अच्छे स्तर पर बनी रहे। तो किस अध्यापक को कितना अवकाश दिया जाना है, कितना विश्राम दिया जाना है, इसके लिए भी इसमें सारणी बनाई जाती है। अध्यापक द्वारा बच्चों के कार्यों के मूल्यांकन करने के लिए भी समय सारणी बनाई जाती है। कार्य, अनुभव और खेल कूद की सदनवार समय सारणी, विद्यालय में अलग अलग बच्चों के लिए जो सदन बनाए जाते हैं, जो हाउस होते हैं, उन हाउस के लिए खेल कूद का समय अलग अलग निर्धारित किया जाता है। उनके लिए अलग अलग जो कार्य अनुभव से संबंधित गतिविधियां होती हैं, उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। इसके लिए भी जो समय सारणी बनाई जाती है वो इससे संबंधित समय सारणी होगी। तो ये कुछ समय सारणियां हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों, विभिन्न गतिविधियों पर आधारित हैं। किसी भी शैक्षिक संस्थान में, विद्यालय में समय सारणी बनाते समय कुछ मूलभूत बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम एक अत्यंत उपयोगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समय सारणी का निर्माण कर सकते हैं। स्कूल का प्रकार, समय सारणी बनाते समय स्कूल के प्रकार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कूल, वो स्कूल बालिकाओं के लिए है या बालकों के लिए है या शिक्षा के लिए है, या ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है, इन सबके आधार पर समय सारणी में कुछ परिवर्तन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि यदि बालिकाओं के लिए समय सारणी है तो अभी भी हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हम बालिकाओं को बालकों के समान दर्जा देने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं परिवार में या अन्य परिवार में, अन्य क्रियाकलापों में, अन्य गतिविधियों में बालक बालिका में विभेद देखने को मिलता है, या उनके लिए कार्य विभाजन किया गया है। तो बालिकाओं के लिए सुबह के समय कार्य का बोझ अत्यधिक होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यदि बालिका स्कूल के समय सारणी का निर्माण किया जाए तो उनमें ऐसी बालिकाओं के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाए कि
देर से आने वाली बालिकाएं किसी महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने से वंचित न रह जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों की समय सारणी शहरी विद्यालयों की समय सारणी से अलग हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालक बालिकाएं विद्यालय आते हैं वो अपने घर के अधिकांश कार्यों को, अपने खेत के विभिन्न कार्यों को करके आते हैं। उनके लिए जो समय सारणी होनी चाहिए वहां पर खेतों में उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बुआई और कटाई के समय वहां के बच्चों पर अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए समय सारणी बनाते समय। विभागीय विनियम वास्तव में किसी भी विद्यालय के लिए सत्र की शुरुआत कब होगी, सत्रांत कब होगा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी, पूरे सत्र में कितने कार्य दिवस होंगे, प्रतिदिन कितने कालांश चलेंगे, कितना समय विद्यालय खुला रहेगा, इन सभी बातों का निर्धारण विभागों द्वारा प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है। तो समय सारणी बनाते समय जो भी विभागीय नियम हो, विभागीय आदेश हो, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उपलब्ध समय, प्रत्येक विद्यालय के पास जो भी सत्र होता है उस सत्र में जितने अवकाश होते हैं उन अवकाशों के अलावा जो समय होता है उस समय में ही उसे निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। तो जो समय विद्यालय के पास उपलब्ध है उसी समय का इस प्रकार बेहतर तरीके से विभाजन किया जाना चाहिए जिससे कि पाठ्यक्रम को समय से पूरा किया जा सके। न्याय का सिद्धांत, वास्तव में विद्यालय में कार्य करने वाले विभिन्न शिक्षक योग्यता में, क्षमता में, अपनी रुचियों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इन योग्यताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को उनकी योग्यता के अनुरूप ही कक्षाओं को दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके विश्राम का भी उचित ख्याल रखा जाना चाहिए। किसी भी अध्यापक को ऐसा ना हो कि लगातार कक्षाएं लेनी पड़े और उन्हें इन कक्षाओं के बीच विश्राम बिल्कुल न मिले। ऐसा एक तरफ उन अध्यापकों के साथ अन्याय होगा, दूसरी तरफ उनकी कार्य क्षमताओं को भी प्रभावित करेगा। बच्चों के लिए विषयों का सापेक्षिक महत्व एवं उनकी जटिलता, विभिन्न विषय जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उन विषयों में बालक के लिए उनका सापेक्षिक महत्व भी अलग अलग होता है और साथ ही साथ उन विषयों की जटिलता भी अलग अलग होती है। कुछ विषय कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। कुछ विषय बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन बातों का ध्यान समय सारणी बनाते समय रखा जाना चाहिए। जिन विषयों का सापेक्षिक महत्व अधिक है उन्हें सप्ताह में अधिक समय दिया जाना चाहिए, जिनका महत्व कम है उन्हें सप्ताह में बच्चे के लिए कम समय दिया जा सकता है। सप्ताह में उसके कालांश कम किए जा सकते हैं। ऐसे विषय जो जटिल हों उन विषयों को समय सारणी के प्रारंभ में जगह दिया जाना चाहिए, यानी कि जब बालक विद्यालय आता है उस समय उन विषयों के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय जो अपेक्षाकृत आसान हैं उन्हें दिन के अंत में समय दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। और भी कुछ बातें हैं। थकान, बालक जब विद्यालय आता है तो अत्यंत तरोताजा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी कार्य क्षमता कम होती जाती है अधिगम करने की। तो इस
बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विषय जो जटिल हो, कठिन हो, जिसमें एकाग्रता की जरूरत होती है, उन विषयों को दिन की शुरुआत में रखा जाए। चाहे गणित हो, अंग्रेजी हो, या इस तरह के ऐसे विषय जो कठिन, अपेक्षाकृत कठिन होते हैं, इनको दिन की शुरुआत में पहले ही कालांशों में रखा जाए, क्योंकि बालक उस समय तरोताजा होता है। विविधता का सिद्धांत, इन कालांशों के निर्धारण में समय सारणी के बनाते समय विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि बीच बीच में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कहीं न कहीं उन्हें, उनके अंदर ताजगी उत्पन्न करती है, उन्हें नए ऊर्जा के साथ फिर से कार्य में लगने हेतु प्रेरित करती है। बीच में यदि बालक को कुछ खेलने के लिए मिल जाए, या बालक को कोई ऐसा विषय रख दिया जिसमें प्रयोग करने के लिए मिल जाए, या पुस्तकालय का विषय रख दिया जाए, तो ये सब विषय, ये सब कालांश ऐसे होते हैं जिनमें बालक थोड़ी ताजगी महसूस करता है, थोड़ा ताजा हो जाता है, तो फिर पुनः तरोताजा होने के उपरांत जिन विषयों को वह कक्षाओं में पढ़ेगा, उसे ज्यादा एकाग्र होकर अध्ययन करेगा। अध्यापकों के लिए खाली पीरियड, अध्यापक की भी क्षमताएं सीमित हैं। लगातार हो सकता है कि वो बहुत सारे कालांशों को न ले सके, ढेर सारे पीरियड न अटेंड कर पाए, तो बीच बीच में उसे विश्राम दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अध्यापकों के लिए बीच बीच में खाली पीरियड भी रखा जाना चाहिए समय सारणी बनाते समय। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। खेल और मनोरंजन, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि बालक विद्यालय आता है तो अत्यंत तरोताजा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अधिगम क्रिया में संलग्न होने के उपरांत धीरे धीरे वो थकान महसूस करता है। तो बीच बीच में ऐसे कालांशों को रखा जाना चाहिए जिसमें उसकी मनोरंजन की गतिविधियां हो, उसके लिए खेल की गतिविधियां हो। इन सब गतिविधियों से वो ताजगी तो अनुभव करेगा ही साथ फिर आगे के कालांशों में और भी मन लगाकर वो अधिगम क्रियाओं को करेगा। संसाधनों का उत्तम उपयोग, समय सारणी इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे कि विद्यालय के पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया जा सके। जैसे कि यदि विद्यालय के पास खेल का मैदान एक ही है, गेम टीचर एक ही है, तो इस प्रकार समय सारणी बनानी चाहिए कि उस खेल के मैदान और गेम टीचर का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके, यानी कि एक एक कक्षाओं का एक के बाद एक खेल का कालांश निर्धारित किया जाए, जिससे कि सभी कक्षाओं को, सभी बच्चों को खेलने का अवसर मिलेगा, और वो जो संसाधन है, खेल के जो भी संसाधन है, उनका अधिक से अधिक उपयोग हो पाएगा। लोच का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत ये बताता है कि जो भी समय सारणी बनाई जा रही है, वो समय सारणी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को, विभिन्न गतिविधियों को कैसे आयोजित की जाए, इसके लिए बनाई गई। वो साधन मात्र है। तो जब वो साधन मात्र है, तो उसमें समय के साथ परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन होने की गुंजाइश रखी जानी चाहिए। तो ये इस गुंजाइश को अध्यापक के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए कि वो अपने समय परिस्थिति के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर सकें। ये कुछ मार्गदर्शक बातें हैं जो जिनका समय सारणी को बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सिद्धांतों के बाद वास्तव बात किया जाए कि समय सारणी बनाते समय वे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा कि जो मार्गदर्शक बातें थी, उन्हीं बातों को कुछ और विशिष्ट किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप विषयों के शिक्षण का अवसर प्राप्त होना चाहिए।
और साथ ही साथ सभी शिक्षकों पर समान रूप से भार दिया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की कि जितने भी अध्यापक होते हैं उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं, और जब तक किसी भी अध्यापक को उनकी योग्यता और रुचि के अनुरूप कार्य नहीं मिलेगा तो वो अपने क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। पढ़ने, खेलने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित समय विभाजन होना चाहिए। बालक विद्यालय में जब जाता है तो वहाँ सर्वांगीण विकास की उम्मीद में जाता है। तो सर्वांगीण विकास यानी कि उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास किया जाए। संज्ञानात्मक विकास के लिए पढ़ाई लिखाई का आयोजन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ उसके शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास, इसके लिए और भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। यानी कि समय सारणी में खेलने के लिए भी समय निर्धारित होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी समय निर्धारित किया जाना चाहिए। समय सारणी बनाते समय शिक्षकों के कार्य के घंटे लगातार नहीं होने चाहिए और न ही लगातार उनके विश्राम के घंटे होने चाहिए। यानी कि कार्य और विश्राम में समुचित तालमेल बैठाया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता दिन के अंत तक भी सही बनी रहे और वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते रहे पूरे दिन। समय सारणी बनाते समय जो कुछ भी शासन के द्वारा जो कुछ भी नियम और दिशा निर्देश दिए जाएं उनका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि शासन द्वारा ये निर्धारित होता है कि सत्र की शुरुआत कब होगी और कब कब विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो उन मूल्यांकन कार्यक्रमों या सत्र, छुट्टी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी बनाई जानी चाहिए। कठिन विषयों को समय सारणी में उस समय रखना चाहिए जब बच्चे कम थकान का अनुभव करते हैं और पढ़ने के लिए अधिक तत्पर होते हैं। बालक जब विद्यालय में आते हैं तो उस समय तरोताजा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है थकान का अनुभव करते जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कठिन विषय है उनको समय सारणी में शुरुआती कालांशों में रखा जाना चाहिए, जिससे बच्चे तत्परता के साथ वो सीख सके उन कठिन विषयों। नहीं तो एक तो वो विषय कठिन होते हैं और दूसरे यदि अंतिम कालांशों में उन्हें रखा जाएगा तो थके होने के कारण उन विषयों में उनकी अरुचि बढ़ती जाएगी और वो और बच्चों के लिए वो विषय अत्यधिक कठिन बनते जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। समय सारणी बनाते समय विद्यालय में उपलब्ध सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कितने अध्यापक किस विषय के अध्यापक हैं, कितनी कक्षाएं हैं, उसके अनुसार उनके लिए कार्य प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं, प्रयोगशालाएं कितनी हैं, खेल का मैदान कितना है, पुस्तकालय कितना है, इन सब बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और तब समय सारणी बनानी चाहिए। समय सारणी में व्यापकता भी होनी चाहिए। व्यापकता का अभिप्राय ये है कि पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियां तो आयोजित ही की जाएं, साथ ही साथ पाठ्यसागामी क्रियाओं के लिए भी उचित स्थान होना चाहिए। इन पाठ्यसागामी क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, नैतिक, मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के आयोजन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बाल सभा का आयोजन होना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, भाषण प्रतियोगिता होनी चाहिए, अंताक्षरी होना चाहिए, कविता पाठ, गीत, लोकगीत, एकांकी आदि गतिविधियों को समुचित रूप से
समय सारणी बनाते समय स्थान दिया जाना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग आदि क्रियाएं भी अत्यंत आवश्यक होती हैं और इन क्रियाओं को भी समय सारणी में समुचित स्थान प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। बालक को विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कौशलों में भी दक्ष किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और ये कौशल आगे उनके लिए बहुत सारे उनका भविष्य तय करते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के संभावनाओं का द्वार खोलते हैं। तो इन कौशलों के रूप में जो उसे कार्य अनुभव की शिक्षा दी जाती है, उसमें कृषि को शामिल किया जाना चाहिए, बागवानी को शामिल किया जाना चाहिए, कताई, बुनाई, अन्य हस्तकलाओं को भी समय सारणी में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। ये कुछ बातें थी जिन्हें ध्यान में रखकर समय का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है और बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय के पास उपस्थित सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।